हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले नर्स्ट इक्वेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी बोलते हैं जिसे। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ई सेल, ठीक है, सेल का ईएमएफ या सेल का पोटेंशियल की बात करें हम, उसकी डिपेंडेंस नर्स्ट इक्वेशन हमें बताती है। नर्स्ट इक्वेशन सेल का जो पोटेंशियल है, सेल का जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है और टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन जो सेल का है, उनके अगेंस्ट उनका वेरिएशन या उन पे डिपेंडेंस स्टैब्लिश करती है। तो नर्स्ट इक्वेशन में यही लिखा है सबसे पहले, नर्स्ट इक्वेशन एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ ई सेल विथ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, ई सेल या पोटेंशियल का, ईएमएफ का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ एंड कंसंट्रेशन के साथ कैसे होता, वो ये नर्स्ट इक्वेशन हमें बताता है। अब इसको डेराइव करने के लिए, नर्स्ट इक्वेशन को डेराइव करने के लिए थोड़ा सा हमें एक बैकग्राउंड जो हमें पता होना चाहिए, वो है थर्मोडाइनमिक्स से। थर्मोडाइनमिक्स की एक इक्वेशन हम पढ़ते हैं गिब्स एनर्जी के फॉर्म में, वो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ जो हमने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ी है। डेल जी इज इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। ठीक है, ये गिब्स एनर्जी चेंज की क्या है, एक इक्वेशन है जो हम थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें जो डेल जी है वो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन एनी कंडीशन। जो ये LHS में ओनली डेल्टा जी लिखा है, डेल जी भी बोलता हूँ मैं इसको शॉर्ट में, पूरा डेल्टा ना बोल के। तो ये डेल्टा तो बताता है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। जी किसको रिप्रेजेंट करता है, गिब्स एनर्जी का नोटेशन है। तो गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन एनी कंडीशन, मतलब किसी भी कंडीशन में, किसी भी प्रेशर, किसी भी टेम्परेचर, किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर जो गिब्स एनर्जी कैलकुलेट हुई वो ये रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों में डिफरेंस है, ये डेल जी है और ये डेल जी नॉट है। नॉट का मतलब ये कि इसमें जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में हुई है। ये लिखा है डेल जी नॉट क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन। एनी कंडीशन और स्टैंडर्ड कंडीशन में फ़र्क बता दिया मैंने। स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या बताया था कि प्रेशर 1 atm होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए और कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। ठीक है, और एनी कंडीशन, इन तीनों कंडीशन को छोड़ के कोई भी प्रेशर ले लो, कोई भी टेम्परेचर ले लो, कोई भी कंसंट्रेशन ले लो, तो वो एनी कंडीशन में सब आ जाएगा। फिर 2.303 है तो कांस्टेंट है, और आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यूनिट हम इसकी वैल्यू, क्योंकि आर की कई वैल्यू होती है, डिपेंड करती है यूनिट के ऊपर, तो यहाँ पर हम इसकी 8.3 वैल्यू यूज करते हैं न्यूमेरिकल, जिसमें यूनिट जूल पर मोल होती है। टी है टेम्परेचर, ठीक है, और टेम्परेचर हमेशा हम किस में लेते हैं, केल्विन के अंदर। और लास्ट लॉग ऑफ क्यू। क्यू हमने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या बताता है हमें, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का क्या होता है, ये रेशियो होता है। तो वही लिखा है मैंने, Q इज इक्वल्स टू रिएक्शन कोशेंट। अब यहां से ये तो डायरेक्ट इक्वेशन हमने यूज करी है थर्मोडाइनमिक्स से। अब ये थर्मोडाइनमिक्स की इस इक्वेशन को और यहाँ जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं उससे एक दूसरे को कैसे रिलेट करेंगे, तो वो हम बात करने वाले। देखो, एक जनरल सा मैं, गिब्स एनर्जी का मतलब क्या होता है, ठीक है, टेक्निकल टर्म में तो होता ही, और एक बहुत कॉमन डेफिनेशन है या बहुत कॉमन से इसका मीनिंग होता है कि किसी भी सिस्टम में, अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स, अगर मैं कोई भी सिस्टम लेता हूँ, उस सिस्टम के अंदर कोई भी यूजफुल एनर्जी जो होगी, यूजफुल एनर्जी हमें पता है क्योंकि जो भी एनर्जी है, वो एनर्जी, जितनी एनर्जी वो पूरी 100%, ठीक है, वर्क में या यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल होता नहीं है। तो मान लो उसमें से 10%, 20%, 30%, 50, 80% जो भी है, ठीक है, तो वो जो एनर्जी, यूजफुल एनर्जी है उस सिस्टम के अंदर, वही, उसी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्स काफ़ी सारी जो एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, ठीक है, वेस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जो यूजफुल एनर्जी, उसी हम किसी सिस्टम की गिब्स एनर्जी बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूजफुल एनर्जी क्या है, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है ईसीसी के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, उससे कितनी इफेक्टिवली हम उसमें करंट या उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, वो उसके लिए क्या होगी, यूजफुल एनर्जी होगी।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वही मैंने यहाँ पर चीज़ मेंशन करी है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना क्या लिखा है। वैसे सिंपल लैंग्वेज में लिखा था कि समझ में आ सके। मैंने लिखा यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जो यूजफुल वर्क होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। इसका क्या मतलब है? मैंने अभी बोला कि किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी होती है यूजफुल, उसको हम गिब्स एनर्जी बोलते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि यूजफुल अब सिस्टम में है लेकिन उसको मुझे एनर्जी को यूज करना है, तो अब मान लो उसके अंदर इनिशियली 100 किलो जूल गिब्स एनर्जी थी इनिशियली, ठीक है, जिस पॉइंट में मैंने इसको चेक करा एट टाइम टी मान लो। फिर एट टाइम टी टी इक्वल्स टू टी डैश मान लो 1 आवर या एक टाइम बाद उसमें मैंने एनर्जी देखी तो वो कितनी होगी? 50 किलो जूल होगी। मतलब इनिशियली तो उसमें 100 किलो जूल थी और बाद में कितनी रह गई? 50 किलो जूल। तो इनिशियल वैल्यू तो 100 है और फाइनल कितनी है? 50। तो हम किसी भी चेंज जो ये डेल्टा यूज़ करते हैं, हम डेल्टा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 50 माइनस 100 करोगे, ना कि 100 माइनस 50। 100 माइनस 50 अगर मैं लिखता हूँ डेल्टा का मतलब, तो वो हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल, जबकि डेल्टा का मतलब, डेल का मतलब क्या होता है हमेशा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 50 माइनस 100 दैट इज माइनस 50 किलो जूल। तो जो गिब्स एनर्जी है उसकी वो क्या हो रही है हमारी? एक तरीके से डिक्रीज हो रही, कम हो रही है, ठीक है। और नेगेटिव बाय डिफॉल्ट आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। नेगेटिव क्या आ रहा है? बाय डिफॉल्ट आ रहा है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं हमेशा? फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब है? वही मैंने लिखा है कि इस पूरी चीज को लैंग्वेज लिखा, उसको नोटेशन में लिख दिया डब्ल्यू यूजफुल, यानी जो यूजफुल वर्क है इज इक्वल टू नेगेटिव, जो अभी मैंने बताया था फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, क्योंकि गिब्स एनर्जी सिस्टम में से क्या हो रही है? कम हो रही है, सिस्टम के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। तो नेगेटिव तो उसकी वजह से आ जाएगा, 50 माइनस 100 करोगे तो माइनस 50, तो माइनस ही आ रहा है। और डेल्टा जी जो भी चेंज आया, जो 50 किलो जूल का चेंज आया, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है? यूजफुल वर्क किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी के। और ये मैंने लिखा है नेगेटिव ड्यू टू डिक्रीज, भी एनर्जी कम हो रही है, गिब्स भी एनर्जी कम हो रही है सिस्टम, इसलिए क्या आगे इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसको एक बार कॉपी कर ले, फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं जल्दी से। अब अगर हमें बोले कि जो यूजफुल वर्क है इस सिस्टम के अंदर, वो यूजफुल वर्क किसके बराबर है? मैंने बोला क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो यूजफुल वर्क होगा, मैंने बोला था केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो हमारा W यूजफुल है वो यूजफुल वर्क किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो W नीचे मैंने इलेक्ट्रिकल लिखा, दैट इज वर्क डन बाय सेल, जो सेल वर्क कर रहा है। फिर मैंने लिखा है जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब 12th क्लास में पढ़ ही लिया होगा थोड़ा सा, ही है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह में, और नहीं भी तो हम 10th तक भी पढ़ते हैं, ये बेसिक से छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिकल वर्क निकालना है तो किसके बराबर होता है वो? चार्ज इंटू पोटेंशियल, या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ चार्ज क्या है, मैंने मान लिया लेट n इंटू एफ, एन तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ है फेरेडे, ठीक है। तो फेरेडेज लॉ इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट के अंदर, ठीक है, कंडक्टेंस वाला जो पार्ट है। और वैसे भी फेरेडेज के अपने लॉ पढ़ोगे, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ते हो और अप टू 10th भी कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा, तो वो भी आ जाएगा। लेकिन एफ का मतलब यह फेरेडे से है, तो ये क्या है? टोटल ये चार्ज बता रहा है। तो n इंटू एफ चार्ज मैंने मान लिया, एन एफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द सेल विच हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ई वोल्ट। हमने मान लिया कि उस सेल के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? ई वोल्ट। ये वी से, जनरली फिजिक्स में वी से रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन इस चैप्टर में हम क्या है किससे? ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। ये बात कर चुके हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। तो ई वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें जो करंट या चार्ज फ्लो कर रहा है वो क्या है? एन एफ कर रहा है। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या हो गई? एन एफ, और पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई? ई। तो ये जो यूजफुल वर्क है, जो इलेक्ट्रिकल वर्क है, वो क्या हो जाएगा? एन एफ इंटू ई हो जाएगा। अब यही जो इलेक्ट्रिकल वर्क था उसको हमने किसके बराबर बोला? यूजफुल वर्क। और यूजफुल वर्क, ठीक है, लास्ट अभी स्लाइड में देखा था हमने, किसके बराबर था? हम नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यूजफुल वर्क विच इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल वर्क विच इज इक्वल्स टू एन एफ ई। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मैंने जिसको ओरिजिनल इक्वेशन थी उसको नाम दिया था डेल जी इक्वल्स टू
डेल जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यूब। सेकेंड इक्वेशन को मैंने ये नाम दिया कि डेल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एन एफ ई। तो आई होप ये कैसा है, ये मैंने अभी तक एक्सप्लेन करा कि जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो हमारा सिस्टम है, उससे जो यूजफुल वर्क मिलेगा वो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा, और वो क्या होगा, एन इंटू एफ इंटू ई। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ फैराडे, और ई क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। अब जिस तरीके से डेल जी की वैल्यू होगी वैसे ही डेल जी नॉट भी तो होगा, क्योंकि है तो दोनों गिब्स एनर्जी, बस ये जो डेल जी होगा वो किसी भी कंडीशन पे होगा और ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो वो ई नॉट आ गया इसकी जगह। ठीक है, तो ये जो सेकेंड और थर्ड जो हमें इक्वेशन है, इसकी वैल्यू मैं जो फर्स्ट इक्वेशन ओरिजिनल थी उसके अंदर पुट कर रहा हूँ। तो और यहाँ से मैंने चीज़ भी मेंशन कर दी, जो ई है नॉर्मल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर भी मैं लिख दिया। और ये है ई नॉट। ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। एफ यहाँ पर फैराडे है, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड और लॉस्ट और गेन। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अगर कंप्लीट सेल होगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाएगा। अगर हाफ सेल होगा तो अगर वो एनोड हाफ सेल है तो एनोड हाफ सेल पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा। अगर वो कैथोड हाफ सेल होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा। तो ये जो नर्स्ट इक्वेशन है ये कंप्लीट सेल पे भी एप्लीकेबल होती है, हाफ सेल पे भी एप्लीकेबल होती है, इसलिए एक जगह में लिख दिया। अगर कंप्लीट सेल होगा तो एनोड टू क्या जाएगा, कैथोड इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ एनोड हाफ सेल होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और कैथोड हाफ सेल होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं। फिर ये जो दो इक्वेशन डेल जी और डेल जी नॉट की वैल्यू मिली, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हमारी ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर रहा हूँ। तो एक बार इसको कॉपी कर लें और फिर नेक्स्ट आगे मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन तीनों कंबाइन करेंगे। तो डेल जी की जगह तो लिखा मैंने नेगेटिव ऑफ एन एफ ई, डेल जी नॉट की जगह लिखा नेगेटिव ऑफ एन ई एफ ई नॉट, और ये एज इट इज़ वैल्यू 2.303 आर टी लॉग क्यूब। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ई को एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ, कैसे भी समझ लो आप इस पूरी इक्वेशन को। ठीक है, पूरी इक्वेशन को क्या करो, नेगेटिव ऑफ एन एफ से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे ही बोल सकता हूँ इस एन एफ को इधर ट्रांसफर कर दो, दोनों का क्या बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो नेगेटिव एन एफ से नेगेटिव एन एफ तो कैंसिल हो जाएगा, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ एन एफ। ऐसा करने पे तो यहाँ से तो ये नेगेटिव एन एफ हट गया, यहाँ से भी नेगेटिव एन एफ कट जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये पूरा एज इट इज, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, एन इंटू एफ लॉग क्यू। अब यहाँ पर बस मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इक्वेशन है यही एक्चुअल में क्या नर्स्ट इक्वेशन है, ई इक्वल्स टू ई नॉट नेगेटिव ऑफ 2.303 आर टी एन एफ लॉग क्यूब। अब ये ई नॉट तो मैंने बोला था एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था ई नॉट होता है हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक इलेक्ट्रोड के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे होती है। तो ये हमने वो टेम्परेचर प्रेशर वगैरह सब फिक्स कर दिया, तो इसकी वैल्यू तो क्या होगी, फिक्स। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू तो हमें गिवन होगी इसकी वैल्यू, और नहीं होगी तो ई नॉट की वैल्यू हमें एनोड और कैथोड के पोटेंशियल दे रखोगे, तो उससे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। अब हमें ई निकालना है, मतलब किसी भी कंडीशन में, किसी भी प्रेशर टेम्परेचर कंसंट्रेशन पे सेल का हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो उसके लिए ये इक्वेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे डिपेंडेंस टेम्परेचर पे भी आ गई। ठीक है, प्रेशर की बात होगी तो अगर गैसेस फॉर्म होगा तो यहाँ पे गैस का हम जैसे क्यू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था अगर कोई गैसेस आएगी तो वहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर भी लिख सकते हैं। ठीक है, केसी केपी और उनके बीच में रिलेशन देखा था, तो प्रेशर आ गया वहाँ पे, टेम्परेचर आ गया, और कंसंट्रेशन वाला टर्म भी इसमें आ गया, नहीं मतलब सारी चीज़ आ गई। तो आइदर गैस होगा तो प्रेशर हो जाएगा, और अगर एक्वस फॉर्म होगा तो कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो अगर किसी भी टेम्परेचर, यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर हो, 500 केल्विन, 1000 केल्विन, 10 केल्विन, कोई भी रख दो वैल्यू, कितना करंट फ्लो कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फैराडे की वैल्यू पता ही, एफ की वैल्यू कितनी होती है, 96500, ये पढ़ चुके हम।
और यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर या किसी भी कंसंट्रेशन पे हम उस सेल का या उस हाफ सेल का हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हम स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं कि हमको स्पेसिफिक, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर R की वैल्यू फिक्स कर दूँ 8.3 होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन में T की वैल्यू क्या होगी 298 केल्विन, F की वैल्यू तुम्हें पता ही है 96500 कूलम, ये फिक्स होती है। और Q क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इन सब की वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। R की जगह 8.3 लिखेंगे, टेम्परेचर के 298, यहाँ लिखेंगे 96500। तो ऐसा करने पे जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसा करने पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059, ठीक है, डेसिमल के बाद 3 ही लिख रहा हूँ, 0.059 डिवाइड बाई एन। एफ आर टी की वैल्यू हम लिख के और 2.30 सारी इसको सॉल्व करके देख लेना, 0.059 वैल्यू आएगी। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि क्यू की वैल्यू होती है। ये हम क्या करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम इसको कैसे कैलकुलेट करना वो ऑलरेडी बात कर चुके। अब याद तुम्हें ये वैल्यू रखनी है, क्योंकि ये क्या है हमारे फाइनल नर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू, और ये क्या हो गई, फिक्स वैल्यू हो गई है। अब फिक्स वैल्यू हो गई है तो इसमें अब ध्यान से देखोगे तो सिर्फ तुम्हें एक ही वैल्यू पता होनी चाहिए। एक ही वैल्यू से मतलब जो ई नॉट होगा सेल का वो तो कांस्टेंट होगा। तो या तो तुम्हें पूरे डायरेक्ट दे रखा होगा सेल का, अगर कंप्लीट सेल है तो सेल का ई नॉट सेल की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी होगी, अगर नहीं दे रखी होगी तो एनोड और कैथोड के उनके ई नॉट की वैल्यू दे रखी होगी, तो वहाँ से हम ये निकाल लेंगे। मैं बता ही चुका हूँ कैसे करते हैं कैलकुलेट। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे पता लगेगा, हमें जो सेल रिएक्शन लिखोगे उस सेल रिएक्शन से पता लग जाएगा फाइनल इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर्ड हो रहे, या हाफ सेल है तो कितने लॉस्ट या गेन हो रहे। और एन कभी भी कैसे पता लगेगा, बैलेंस्ड इक्वेशन से। जो फाइनल सेल रिएक्शन लिख रहे हैं उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो हमें रिएक्शन को बैलेंस करके उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि इसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। फिर हमें चाहिए होगा एक प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। जो भी हम सेल की रिएक्शन लिख रहे हैं तो उसमें प्रोडक्ट होंगे, एक है तो एक का लिखेंगे, दो है, तीन है, चार है, तो हम किसके उनके कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ऐसे रिएक्टेंट को भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अगर हमारे पास गैस फॉर्म में दे रखे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख देंगे, हम प्रेशर लिख देंगे उनका। अब हुई ये तो हुई हमारे पास फाइनल नर्स्ट इक्वेशन है ये। और नर्स्ट इक्वेशन के अंदर अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन मुझे नज़र आ रही है एक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई को क्या लिख रहा हूँ मैं, वाई लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, सी लिख रहा हूँ, माइनस एम इंटू एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लाइन के इक्वेशन से मैंने इसको रिलेट करा है। ई को y लिखा, ई नॉट को c कांस्टेंट लिखा, नेगेटिव, इस पूरी वैल्यू को मैंने 0.059 डिवाइड बाय n को m लिख दिया, और log ऑफ q भी बोल सकता हूँ इसको, या log ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, उसको मैंने क्या लिख दिया x। तो जो अब मैं ग्राफ जो बनेगा किसके बीच में बनेगा, y और x के बीच में बनेगा ग्राफ। तो इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो और ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। तो जो m है ये क्या बताता है, स्लोप बताता है, और नेगेटिव लिखा मतलब क्या बता रहा है, नेगेटिव ऑफ स्लोप। तो यहाँ से c कोई पॉजिटिव इंटरसेप्ट है तो यहाँ पर ऊपर मिलेगा, नेगेटिव होता तो नीचे जाता। तो यहाँ मैंने मान लिया c पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, और इस इंटरसेप्ट से पॉजिटिव अगर स्लोप होता तो इस तरफ ड्रॉ करता, नेगेटिव स्लोप है तो इस तरफ ड्रॉ करेंगे। तो ये जो स्लोप है वो क्या है, माइनस m है। ये क्या इंटरसेप्ट है, वो क्या है, c की वैल्यू। अगर इसी को अगर मैं रिलेट करूं इस इक्वेशन से, तो यहाँ पर इस केस में जो c इंटरसेप्ट है, जो मैंने c लिखा है वो क्या ई नॉट है, तो किसके बराबर बन जाएगा, ई नॉट के। y की बात करूँगा तो किसके बराबर हो गया, e के बराबर, ठीक है। और ये x किसके बराबर हो गया, log q के बराबर। और स्लोप जो है वो स्लोप किसके बराबर हो गया, यहाँ पर स्लोप हो गया 0.059 डिवाइड बाय n के बराबर। तो वही चीज़, ठीक है, बिल्कुल इसी से रिलेट करते हुए मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया इसका। तो ये जो ग्राफ है E वर्सेस log Q के बीच में ग्राफ है। E नॉट इंटरसेप्ट हो गया हमारे पास, ये स्लोप नेगेटिव है, स्लोप हमें पता है क्या होता है, tan थीटा होता है, और वो नेगेटिव 0.059 डिवाइड बाई n है। तो एक तो ये ग्राफ रखना, इस पर भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते कि अगर वो स्लोप दे देगा तो पूछ लेगा n की वैल्यू क्या है।
या इस तरीके से कोई ए पॉइंट लिख दिया, इसको बी पॉइंट लिख दिया, इसकी वैल्यू लिख दी उसने कि कुछ भी लिख दिया 2.5 2.7, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ई नॉट की वैल्यू दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं, हम और आगे देखेंगे न्यूमेरिकल में। अब इसमें और चीज़ क्या ध्यान रखने वाली है, पहली बात तो इसमें एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड इज यूनिटी, दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू 1। मतलब अगर कोई भी प्योर सॉलिड होगा, प्योर लिक्विड होगा, तो उसकी कंसेंट्रेशन को हम क्या मानेंगे 1। और केमिकल इक्विलिब्रियम अगर याद हो, और उसके अंदर भी हम जब ये Q का कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन लिखते थे हम रिएक्शन क्वेश्चन का, तो उसमें कोई भी सॉलिड आता था या प्योर लिक्विड आता था, तो उसकी वैल्यू हम क्या मान के चलते थे, एक्टिविटी, या हम उसको बोल सकते थे कंसंट्रेशन, उसको क्या मान के चलते थे, यूनिटी या ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के चलते थे। सेम चीज़ यही पे कि इसमें, क्योंकि जनरली तुमने देखा होगा जब हम सेल रिएक्शन लिख रहे थे तो उसमें जो इलेक्ट्रोड्स होती है वो कैसे होती है, सॉलिड होती है, और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कैसे होता है, एक्वस होता है। तो हम एक्वस की तो कंसंट्रेशन इसमें इंक्लूड करेंगे जो, लेकिन इसमें रिएक्शन के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रोड से जो सॉलिड फॉर्म में होती है उसकी कंसंट्रेशन इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको क्या मानेंगे, कांस्टेंट मान लो या यूनिटी 1 मान लो। ठीक है, दूसरी चीज जो नर्स्ट इक्वेशन है, इट इज एप्लीकेबल फॉर कंप्लीट सेल एज वेल एज फॉर हाफ सेल। ठीक है, तो ये नर्स्ट इक्वेशन दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होती है, कंप्लीट सेल के लिए भी एप्लीकेबल होती है और हाफ सेल के लिए भी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट है, ये ध्यान रखना। और इसको कैसे लिखा जाता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इसको हम अभी आगे देखेंगे। एक बार इसको जल्दी से कॉपी कर ले। ठीक है, अब नर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ ली, E इक्वल्स टू क्या होती है, ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ क्यू। अब इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार क्लियर हो जाता है कि देखो, अगर मैं बोलता हूँ कंप्लीट सेल है, तो हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्टिंग में पढ़ा था जिंक और कॉपर का, उसी को मैं ले लेता हूँ। तो जो कंप्लीट सेल होती है उसमें रिएक्शन क्या होती है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस विच फॉर्म, तो जिंक का तो होता है ऑक्सीडेशन, तो जिंक प्लस 2 एक्वस में, प्लस कॉपर का होता है रिडक्शन, तो कॉपर सॉलिड। इसके लिए ई नॉट सेल ये वैल्यू हमें कुछ गिवन होगी। अब ये चीज़ क्लियर हो रही है कि मैं बार बार ये ब्रैकेट में इनके फेस क्यों लिख रहा था हर बार, क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे भी सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है। तो इसके लिए जब मैं ई सेल, ठीक है, ई नॉट सेल तो कांस्टेंट होगा, तो आइदर ये तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी होगी या उनके एनोड कैथोड के पोटेंशियल में कैलकुलेट कर लूँगा। और जब मैं इस पर नर्स्ट इक्वेशन को जब इम्प्लीमेंट करूँगा, नर्स्ट इक्वेशन लिखूँगा, तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई नॉट नेगेटिव ऑफ 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ क्यू। ठीक है, ये तो मैंने लिखी जनरल इक्वेशन। अब यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू गिवन होगी नेगेटिव 0.059 को जनरली 0.06, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो इसको 0.059 को राउंड ऑफ करके 0.06 लिख लेना, कैलकुलेशन ईजी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे। एन है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, तो जिंक से देख सकते हो, जिंक 0 से कहाँ जा रहा है, +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुए, और +2 से 0, तो दोनों में क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, Zn+2 भी है और कॉपर भी है। ठीक है, ये प्रोडक्ट ही तो, दोनों प्रोडक्ट है, जितने प्रोडक्ट होते जो भी होते हैं प्रोडक्ट, उन सबको कैसे लिखते हैं, उनकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई करके लिए लिखा जाता है क्यू में, तो ये लिख दिया। इसी तरीके से रिएक्टेंट में लिखूंगा तो Zn सॉलिड ये, और कॉपर +2 एक्वस जो ये, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन यहाँ पर जब देखोगे तो E इक्वल्स टू ई नॉट, इसको सॉल्व कर लोगे तो 0.03 हो जाएगा, बट लॉग ऑफ यहाँ कंसंट्रेशन सिर्फ अब किसकी रखोगे, Zn+2 की, और कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 की, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर सॉलिड है, तो अभी हमने लिखा था नोट के अंदर
कि जो एक्टिविटी या कंसंट्रेशन सॉलिड या लिक्विड की होगी उसको क्या मानेंगे 1। इसलिए फेस में बार बार लिख रहा था ताकि आपकी भी आदत पड़े और आपको जब नस्ट इक्वेशन लिखे तो उसमें गलती ना हो। तो ये समझाने के लिए एक बार मैंने लिख दिया, लेकिन अब जब भी मैं नस्ट इक्वेशन लिखूंगा तो जैसे देखूंगा बस सेल रिएक्शन देखनी है मेरे को। भाई ये क्या है, मेरे पास सेल रिएक्शन है, तो सेल रिएक्शन में देख लो जो जो सॉलिड या लिक्विड है उनको हमें लिखना ही नहीं है। लिक्विड का मतलब ऐसा नहीं है एक्वस भी लिक्विड है, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट एक्वस फेस में मैं प्योर लिक्विड अगर होता, ठीक है, अगर कॉपर को ही मैं क्या करता है मेल्ट कर देता तो प्योर लिक्विड कहलाता है। ये अभी प्योर लिक्विड नहीं, एक्वस फेस में मतलब सॉल्ट को पानी के अंदर मिलाया गया। तो क्योंकि इसमें इस केस में, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्योर लिक्विड की तो बात होगी नहीं, मिलेगा नहीं, हाँ सॉलिड मिलेगा और तुम्हें एक्वस फेस मिलेगा और गैस फेस मिलेगा। तो गैस फेस होगा तो ये कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या लिख दूंगा प्रेशर, और लिक्विड फेस में एक्वस फेस में होगा तो क्या लिख दूंगा इनकी कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से नस्ट इक्वेशन लिखी जाती है, ठीक है। तो एक आइडिया लगा होगा किस तरीके से, अगर यही मैं अगर हाफ सेल मान लूँ तो मान लो हाफ सेल के लिए मैं मान लेता हूँ AHC एनोड हाफ सेल, ठीक है, AHC मैंने लिखा। तो एनोड हाफ सेल के लिए यहाँ पे इसी को ले लेता हूँ, जो जिंक सॉलिड होगा उसका क्या होगा, एनोड पे क्या होता है हमेशा ऑक्सीडेशन, तो Zn +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियली मिलेगा, उसकी कुछ वैल्यू गिवन होगी। अब ध्यान रखना जब हाफ सेल की रिएक्शन लिखोगे, देखो यहाँ पे तो क्या होगा, इसको अगर चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, पूरा ई सेल भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, जहाँ जहाँ ई लिखा है तो ये पूरा सेल क्या हमें क्या बता रहा है, EMF बता रहा है, पोटेंशियल बता रहा है। लेकिन जब हम हाफ सेल लिखेंगे तो अब हमें ध्यान रखना होगा कि इक्वेशन क्या है, हम कौन सा क्या लिखना चाह रहे हैं। मतलब मेरा ये कि यहाँ पे जिनका क्या लिखा मैंने ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो अब जो मैं इस पे नस्ट इक्वेशन लिखूंगा, उस नस्ट इक्वेशन में जो ई की वैल्यू कैलकुलेट होगी या तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, और ई की वैल्यू जो कैलकुलेट होगी किसी भी मतलब कंडीशन में, वो ऑक्सीडेशन की वैल्यू कैलकुलेट होगी। हाफ सेल में एक ही चीज़ हो रही होगी, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा रिडक्शन। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो ऑक्सीडेशन की वैल्यू आ जाएगी, अगर उल्टा लिख देता तो रिडक्शन की वैल्यू आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ई की एलिमेंट के लिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, बस सिंबल चेंज हो जाता है, वो इसी वजह से होता है। नस्ट इक्वेशन से हमें पता लग रहा है नहीं। तो यहाँ पे जब मैं इस पे नस्ट इक्वेशन लगाऊंगा तो नस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो ई ओ लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है तो इसका हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही मिलेगा। तो ईओ लिखा -0.06 लिख दिया डायरेक्ट मैंने, और इसमें भी क्या एन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे 2 लिख दिया, लॉग ऑफ। अब ध्यान देना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन तो नहीं लिखूंगा, सिर्फ किसकी आएगी वैल्यू, Zn +2 की वैल्यू आएगी, डिवाइड बाय Zn सॉलिड आएगी, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो उसको लिख नहीं रहा हूँ। तो इस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे। इसी इक्वेशन को चाहते कि नहीं मैं रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो लिख सकते हैं बिल्कुल, क्या करो इस इक्वेशन को उल्टा करके लिख दो, ठीक है। तो इसी को ना लिख के मैं दूसरा लिख देता हूँ, कैथोड हाफ सेल के लिए अगर मैं लिखता तो इसी की मैं कॉपर को ले लेते, तो कॉपर पे कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन कॉपर +2 एक्वस का 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉपर सॉलिड में, और क्योंकि ये रिडक्शन हो रहा है तो ये वैल्यू भी किसकी होगी, रिडक्शन की। तो अब जब ये रिडक्शन होगी तो अब यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, ई आर की वैल्यू निकालूंगा, मतलब इस हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा तो ये E0R जो कांस्टेंट गिवन होगा वो -0.06, इसमें भी क्या हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं। देखो मैंने बोला था ना ट्रांसफर मतलब इसमें इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो ट्रांसफर हुआ। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए क्योंकि हाफ सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए क्योंकि ये हाफ सेल है। तो मैंने एक साथ लिख दिया ट्रांसफर हो, लॉस्ट हो या गेन हो। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 लॉग ऑफ। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखूंगा तो ये ऊपर तो क्या आएगा सॉलिड, वो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कॉपर +2। आ रही बात समझ में। यहाँ जो वैल्यू है उसको लिखेंगे, सॉल्व करेंगे और वैल्यूज आ जाएगी। तो इस तरीके से नस्ट इक्वेशन लिखा जाता है। तो मैंने दोनों बता दिए, फुल सेल हो कंप्लीट सेल हो तो उसके लिए किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, हमें बस सेल रिएक्शन पता है, तो बस इस वैल्यू को ध्यान रखना है, बाकी उसमें इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो वो हमें देखना है, और ई सेल जो E0 वैल्यू है वो तो कॉन्स्टेंट गिवन होगी। हाफ सेल में भी कुछ नहीं करा, एज इट इज़ वही लिखा मैंने, ये वैल्यू ऊपर लिखी, ये नीचे लिखेंगे तो 1 हो जाएगा।
इसमें जो ऊपर लिखोगे 1 हो जाएगा और ये नीचे आएगा, तो कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं। हाँ, इस नर्स्ट इक्वेशन को तुम्हें याद रखना है, इज ई इक्वल्स टू ई नॉट, ठीक है, इसलिए वहाँ मैंने सेल नहीं लिखा था क्योंकि हाफ या फुल कुछ भी हो कहीं पे भी लगा सकते हो। ई इक्वल्स टू ई नॉट नेगेटिव ऑफ 0.059, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए समय 0.06 लिख लेना, डिवाइड बाय एन इन टू लॉग ऑफ क्यू, और क्यू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और गैस भी हो सकता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अभी उस पर, तब मैं उसके न्यूमेरिकल की हेल्प से बता दूंगा कि गैस फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब एक टॉपिक और देख लेते हैं इसी लेक्चर में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या हम उसको और क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे हम शॉर्ट में SHE या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी लिखा होता है कई बुक्स में, जिसे NHE भी बोला जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट मैंने इसमें क्या लिखा है, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड assumed by IUPAC and it can act as both anode half cell and cathode half cell। ये एक SHE या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना है किसने, IUPAC से, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो IUPAC है, ठीक है। तो IUPAC ने इसको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह माना है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैसे, क्योंकि इसके रेफरेंस से, इसके रेस्पेक्ट में हमने बाकी जितने भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करा है, ठीक है। कैसे करा वो आगे बताऊंगा मैं। तो ये पहले तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। दूसरा, अगर इसको मैं एनोड भी बना सकता हूँ और कैथोड भी बना सकते हो, किसी को भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं जनरली कि जो सेल पोटेंशियल होता है या किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, वो भी हम आगे देखेंगे आने वाले लेक्चर में। लेकिन इसको मैं एनोड भी बना सकता हूँ, कैथोड भी बना सकता हूँ, तो ये दोनों तरीके में से हमें हेल्प हो जाता है। और ऐसा क्यों है कि एनोड भी बना सकते हैं, कैथोड भी बना सकते हैं, वही पॉइंट आगे लिखा है। इट इज अ गैस आयन टाइप हाफ सेल इन विच हाइड्रोजन गैस एंड H+ आयन इज यूज्ड। इसको गैस आयन टाइप हाफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के एक हाफ सेल की बात हो रही है, जिसको एनोड, यहाँ पर लिखा है ये एनोड हाफ सेल भी हो सकता है या कैथोड हाफ सेल भी हो सकता है। और इसको गैस आयन टाइप हाफ सेल बोलते हैं क्योंकि इसमें जो गैस यूज होती है वो फिक्स्ड है, ठीक है। इसमें ऐसे नहीं कोई सी भी गैस फिक्स्ड है। कौन सी गैस लेनी है, हमेशा हाइड्रोजन गैस ही लेनी है इसमें। और आयन कौन सा लेना है इसमें, H+ आयन ही लेना है, ये फिक्स्ड है यानी, ठीक है। इसलिए नाम में देखोगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नाम में हाइड्रोजन ऐड कर दिया, लेकिन मतलब इसमें कौन सी गैस होगी, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इसमें, इट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल as well as standard reduction potential is assumed to be 0 by IUPAC। क्यों, क्योंकि इसमें, अब इसको स्टैंडर्ड क्यों, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों बोला गया, उसका जवाब ये है कि IUPAC ने जो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो, ठीक है, या इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, ठीक है, इसका E0O हो या E0R की वैल्यू, दोनों ही इसके लिए क्या होगी, 0 होगी। ये IUPAC ने माना है, होती नहीं है, लेकिन ये अजम्पशन है जो IUPAC ने कंसिडर करा है, इसलिए इसको याद रखना है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का भले ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, स्टैंडर्ड किसी भी टेम्परेचर में, स्टैंडर्ड की बात हो रही, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका 0 होता है, वो हमें अज्यूम करना है, ठीक है। अब कैसा होता है इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसका एक डायग्राम भी मैंने बनाया और इसको दो, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ बोल दी, ऑक्सीड, ये कैसे एनोड हाफ सेल जैसे भी बिहेव कर सकता है, कैथोड हाफ सेल जैसे भी बिहेव कर सकता है। तो हम एक एक करके दोनों को समझेंगे। तो केस 1 मैंने लिया है SHE एज ए एनोड हाफ सेल। जब ये एज ए एनोड बिहेव कर रहा हूँ तब कैसे काम करता है और कैसे इसमें नस्ट इक्वेशन में वेरिएशन आता है, क्या होगी। और एक बार जब देखेंगे जब ये कैथोड हाफ सेल जैसे बिहेव करते हैं, तो इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा मैंने बनाया, तो इसको एक बार समझ लें। देखो इसमें क्या करा हमने, एक कंटेनर लिया है, ठीक है, उसमें एक हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है।
इलेक्ट्रोलाइट HCl ले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 भी हो सकता है, या कोई भी हो जिससे हमें H+ आयन मिले, क्योंकि हमें क्या है गैस आयन है तो इसमें H+ आयन चाहिए। तो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो H+ दे वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा। कंडीशन ये है कि H+ की कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए 1 मोलर होना चाहिए। ये बात कर चुके हैं हम स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो अगर HCl की जगह मैं इसमें क्या डालूँ H2SO4, ठीक है, HCl की जगह अगर मैंने इसमें H2SO4 रख दिया तो देखना HCl से अगर ये क्या है 1 मोलर है तो H+ भी क्या मिलेगा 1 मोलर ही मिलेगा। लेकिन अगर H2SO4 अगर इसमें मैं डाल देता तो वो क्या देता 2H+ देता, और एक सल्फेट -2 तो यहाँ 2H+ होने से इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, अगर ये 1 मोलर लेता तो ये क्या हो जाता 2 मोलर। इससे HCl तो मैंने 1 मोलर लिया है, लेकिन अगर मैं H2SO4 लेता तो क्या लेता 0.5 मोलर। आ रही मेरी बात समझ में? तो ध्यान ये रखना है कि इधर कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेना जिसकी वजह से H+ की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। दूसरी बात, यहाँ पर एक देख रहे हो इन्वर्टेड ट्यूब टाइप दिख रहा होगा ये, ठीक है, और यहाँ पर इसमें एक पैसेज ऑफ गैस दे रखा है जिसमें हाइड्रोजन गैस हम यहाँ से क्या करा रहे हैं एंटर करवा रहे हैं, और उस गैस का जो प्रेशर है वो कितना रखा हमने 1 atm, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm। इस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है, ठीक है, चाहो तो लिख लेना इधर, इस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए 298 केल्विन होना चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन आ गया, टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया। अब देखो इसमें वर्किंग की बात करते हैं इसकी। ये जो वायर है बीच में दिख रहा हो सेंटर से, ये वायर है, लिखा है मैंने प्लेटिनम वायर, और ये जो डार्क साइड को प्लेटिनम ब्लैक बोलते हैं। और इस वायर को हमने आगे जो भी हमें सेल बनाना है, ठीक है, जब मैं इसको एनोड हाफ सेल बोला, ये तो मेरा क्या है, जैसे अगर मैं ECC इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से कंपेयर करूंगा तो ये लेफ्ट वाला बीकर हो गया मेरा, जिसमें हमेशा एनोड में क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो एक राइट के अंदर एक और बीकर चाहिए होगा, उस राइट में एक और जो बीकर होगा उसमें क्या हो रहा होगा रिडक्शन होगा, वो क्या कहलाएगा कैथोड हाफ सेल। तो ये वायर जो कनेक्ट हो रहा होगा उससे कैथोड हाफ सेल से कनेक्ट हो जाएगा। अब इसके देखो जब एनोड हाफ सेल है तो इसकी वर्किंग क्या हो रही होगी कि एनोड पर हमेशा क्या होनी चाहिए ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, क्योंकि गैस आयन है तो H2 का ऑक्सीडेशन होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा H+ में, तभी तो ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन की 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, या तो H पे या तो H2 के फॉर्म में 0 या H+ के फॉर्म में 1, तो 0 से 1। तो वही मैंने लिखा है कि जो H2 गैस है जो हमने यहाँ से एंटर करी है उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, और वो 2H+, ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2H+ लेगा एक्वस फॉर्म में जो इसके अंदर है +2 इलेक्ट्रॉन। तो जब हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई होगी, हाइड्रोजन गैस का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, तो वो H+ आयन इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन का इस वायर में आ जाएंगे, और वो वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या करेगा फ्लो करेगा। अब इसमें प्लेटिनम वायर तो इसलिए लिया है क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था जब हम टाइप्स ऑफ पोटेंशियल की बात कर रहे थे, तो हमने उसमें एक पढ़ा था प्लेटिनम और ग्रेफाइट पढ़ा था, जो जिसको हम बोलते हैं नॉन रिएक्टिव बोलते हैं या इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है सिर्फ करंट को फ्लो कराने का होता है। मैंने बोला था उस इलेक्ट्रोड का ना तो ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन होता है सेकंड लेक्चर में, ठीक है, जब हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की बात करी थी, ठीक है, सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में बात करी थी, तब एक केस 3 लिया था जब ना तो उसका ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन होता है। तो यही काम हो रहा है यहाँ, प्लेटिनम एक इलेक्ट्रोड जैसे तो काम कर रही है, लेकिन इस खुद प्लेटिनम वायर का ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, बस ये क्या कर रहा है करंट को फ्लो करा रहा है। आ रही मेरी बात समझ में? तो उसकी एप्लीकेशन हो गई। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो H+ आयन के अंदर क्या हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है। अब प्लेटिनम जो ये ब्लैक है, तो अब प्लेटिनम ब्लैक का क्या यूज़ है वो भी हम देखेंगे अभी। तो ये तो मैंने लिखी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, तो मैं सेल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी बता चुका, तो हाफ जो होता है सेल उसका रिप्रेजेंटेशन भी कैसे होगा, क्योंकि हाफ सेल के अंदर तो क्या हो रहा है कि उसमें डबल पैरेलल्स, ठीक है, लाइन तो आएगी नहीं, क्योंकि अब हाफ सेल के अंदर तो मैं दिखा नहीं सकता कि यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज है, तो सिंगल लाइन मतलब फेस चेंज को बताता है। तो इसमें लिखने का तरीका क्या उसको ध्यान समझना,
प्लेटिनम ये जो हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कई बार ब्रैकेट में लिख देते हैं, कई बार इस तरीके से करके लिख देते हैं, ठीक है। तो ये प्लेटिनम हमारा ये है इनर्ट इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन गैस हमारा मेन वो क्या है, एलिमेंट है जिसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन उसका फेस हमने ब्रैकेट में लिखा गैस, एक सिंगल लाइन मैंने बताया था फेस चेंज के लिए होती, और H प्लस ये हमारा क्या हो गया, एक्वस। तो H2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस में, और ये हमने रिएक्शन में लिखा। और इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी के नीचे जैसे हाइड्रोजन गैस है तो इसका प्रेशर लिख देंगे यहाँ पे H प्लस के, इसके लिए यहाँ पे C का मतलब कंसनट्रेशन, M का मतलब मोलर, तो इसकी कंसनट्रेशन इसके नीचे लिख दी जाएगी। दूसरा तरीका होता है, इस तरीके से भी लिखा जाता है, प्लेटिनम सॉलिड स्लैश मतलब सिंगल लाइन, फिर हाइड्रोजन गैस, फिर सिंगल लाइन, फिर ये मैंने बोला था सिंगल लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है फेस चेंज को। तो देख सकते हो कि प्लेटिनम खुद एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, लेकिन वो कैसा है, सॉलिड है। हाइड्रोजन का क्योंकि ये एज ए एनोड काम कर रहा है, तो लेकिन ये है किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, तो ये सॉलिड है, ये गैस और ये एक्वस है। तो इस तरीके से दो लाइंस, दो सिंगल लाइंस क्या बता रही, फेस चेंज बता रही। तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोनों तरीके से पॉसिबल है, तो उसलिए मैंने एक साथ बता दिया कि कभी ऐसा भी लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, वो SHE बता रहा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और सेम वही आप जैसे प्रेशर लिखा गैस के नीचे, तो यहाँ जो भी प्रेशर होगा उसके नीचे लिख दिया जाता है, और ये कंसंट्रेशन CM का मतलब कंसंट्रेशन, M का मतलब मोलरिटी, ठीक है। तो ये तो हुई रिप्रेजेंटेशन की बात। अब आगे आ जाओ, इसी को कंटिन्यू करते हैं, एक बार इसको कॉपी कर ले जल्दी से। अब इसमें क्या है, नर्स्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना है वो हमें देखना है, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन हमें पता लग गई है, तो नर्स्ट इक्वेशन जब अप्लाई करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर SHE एज ए एनोड हाफ सेल जैसे बिहेव कर रहा है, तो एनोड हाफ सेल जैसे बिहेव कर रहा है, तो एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे जब हम रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, तो रिएक्शन लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो EO लिखेंगे, मैंने बता ही दिया था अभी हाफ सेल के लिए, E0O नेगेटिव ऑफ 0.059 ये रहेगा N log Q। ये तो मैंने जनरल नर्स्ट इक्वेशन लिखी। अब यहाँ बात करते हैं वैल्यूज़ की। तो यहाँ जब अगर मैं बात करूँ वैल्यूज़ की, तो जो E0O है ये वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू होगी, क्योंकि ये IUPAC का अजम्पशन है कि भले हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो, दोनों ही क्या होंगे, जीरो होगा। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, H2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस में, ठीक है। जैसे हम जिंक के लिख देते हैं Zn से Zn+2, कॉपर के लिख देते कॉपर से कॉपर+2, तो हाइड्रोजन गैस के लिए कैसे लिखेंगे, H2 से H प्लस, मतलब 0 से +1 ऑक्सीडेशन, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। इसी तरीके से अगर मैं यही बताता हूँ रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें इसकी, तो रिडक्शन में क्या होगा, अब H प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, H2 के अंदर, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो ये IUPAC ने अजम्पशन माना है, होती नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, ये अजम्पशन माना IUPAC ने, ताकि इसके रेफरेंस के बेसिस पे, इसको रेफरेंस मान के हम दूसरे जितने भी इलेक्ट्रोड है उनका क्या कैलकुलेट कर ले, पोटेंशियल कैलकुलेट कर ले। तो बस यहाँ पे वैल्यू जब हम पुट करेंगे, और हमारी इक्वेशन क्या है, H2 गैस को ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं Q की वैल्यू की बात करूँ रिएक्शन कोशेंट की, तो यहाँ पर क्या होगा, H प्लस, क्योंकि ये तो क्या हो गया प्रोडक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लिखूंगा H प्लस, क्योंकि एक्वस फॉर्म में ही है, तो ये एक्वस फॉर्म में, तो H प्लस की कंसंट्रेशन और जो कॉफिशिएंट है वो आ जाएगा पावर में। नीचे क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो अब इसका कंसंट्रेशन नहीं लिखूंगा मैं, हाइड्रोजन का क्या लिखूंगा, प्रेशर लिखूंगा। आ रही बात समझ में, तो ये होगी Q की वैल्यू। तो वही चीज़ मैंने लिखी यहाँ पे, देखो N की वैल्यू तो होगी 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिखे रहा हमें बैलेंस इक्वेशन से। Q की वैल्यू मैंने बताई थी किस तरीके से लिखी, ठीक है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं तो प्रोडक्ट में H प्लस है और उसका कॉफिशिएंट 2 था तो पावर बन जाता है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम हम बात कर चुके हैं, क्योंकि रिएक्टेंट में हमारे पास गैस है तो यहाँ पे उसका गैस का क्या लिखूंगा, प्रेशर, तो वही लिखा मैंने Q की वैल्यू। और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, वो मैं बता चुका हूँ। ये सारी वैल्यू यहाँ पर Q की जगह ये लिखेंगे, E0 की जगह तो 0 आ जाएगा, N की जगह क्या लिखेंगे, 2। जब ये सारी वैल्यूज़ मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे इस स्टेप में। तो यहाँ पे 0 से हट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, नेगेटिव। अब ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि H प्लस की पावर क्या है, 2, और हमने अभी देखा है जो प्रेशर लिया था, ठीक है, डायग्राम मैंने बोला स्टैंडर्ड कंडीशन में तो प्रेशर कितना लिया था, 1 atm, तो 1 ये आ गया 1 atm। अब यहाँ पर लॉग
m रेज टू द पावर n, तो m इंटू लॉग n लिख सकते हैं, तो वही 2 कहाँ आ गया, सामने आ गया, तो वही लिखा मैंने 2 लॉग ऑफ h प्लस, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब फाइनल इक्वेशन मुझे क्या मिलेगी, देखना ये कैसा है, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। इसमें मैंने बस क्या करा है, थोड़ा सा बस ये इतना सा काम करा है कि यहाँ पर इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो EO है नेगेटिव ऑफ 0.059 लॉग ऑफ h प्लस, ये इक्वेशन बचेगी, सही है। इस 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे तो 1 आ गया, लॉग h प्लस नेगेटिव। अब हमने क्योंकि पढ़ा है आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम हम पढ़ चुके हैं, पीएच की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। तो पीएच की वैल्यू ये होती है, तो यहाँ पर देखोगे तो लॉग ऑफ H प्लस भी है और माइनस भी है, आ रही बात सुनने। तो माइनस और लॉग ऑफ H प्लस की जगह क्या लिख दूंगा मैं, EO इक्वल्स टू 0.059, तो एज इट इज़ है, और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, पीएच लिख दिया। तो ये SH सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये पीएच वाला फॉर्मूला, ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, SHE के लिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। तो वही लिखा मैंने 0.059 पीएच, क्योंकि नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ H प्लस किसके बराबर हो गया, पीएच के बराबर हो गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना। डायरेक्ट जैसे नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट याद होता है, उसी तरीके से बस, क्योंकि इसी तरीके से रिडक्शन का निकालेंगे तो सेम फॉर्मूला आता है, बस साइन का चेंज आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हमें निकालना है तो हमें बस उस सॉल्यूशन का क्या पता होना चाहिए, पीएच पता होना चाहिए। पीएच पता है तो 0.059 से मल्टीप्लाई करो। और ऐसा दिखने में छोटा है, लेकिन ऑलरेडी एग्जाम में एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। सेम इसी तरीके से हम, ठीक है, इसको कॉपी कर ले जल्दी से। सेम इसी तरीके से हम जब SHE एज ए कैथोड हाफ सेल बिहेव करेगा तब उसके लिए हम इक्वेशन डेराइव करेंगे। तो यहाँ अब अगर हम बात करें SHE एज ए कैथोड हाफ सेल, ठीक है, SHE एज ए कैथोड हाफ सेल की अगर हम बात करें तो केस 2 करके हम लिखेंगे इसको। और जब इसमें कैथोड होगा तो कैथोड पे क्या होता है, क्योंकि रिडक्शन होता है, तो हम क्या कर देंगे, बस इसकी सारा प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, इसकी रिवर्स रिएक्शन लिख देंगे। तो रिडक्शन वाली हम रिएक्शन लिखेंगे। तो ये लिखा मैंने केस 2 SHE एज ए कैथोड हाफ सेल, रिडक्शन होगा क्योंकि कैथोड में हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होगा तो H प्लस एक्वस से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन H2 में ट्रांसफर हो जाएगा। देखो अब थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम से बताता हूँ कि ये इसमें जो हमने देखा था अरेंजमेंट बिल्कुल सेम यही रहेगा, अब बस प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। अब कब जब ये एज ए कैथोड बिहेव करेगा, तो एज ए कैथोड बिहेव करेगा तो अब ये कौन सा राइट वाला बीकर बन गया, इसके लेफ्ट में मतलब ऐसा कुछ भी कनेक्ट कर देंगे जिसको हमें क्या बनाना है, एनोड बनाना है। तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो अब जो H प्लस इस सॉल्यूशन के अंदर है वो H प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही मेरी बात। और ये प्लेटिनम ब्लैक इसलिए यूज़ करते हैं जब एज ए कैथोड हाफ सेल जैसे बिहेव करता है तो H2, क्योंकि H प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये H2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो H2 के अंदर कन्वर्ट होने से वो H2, देखो एक्चुअल होता क्या है कि क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ पे लिक्विड है और लिक्विड के ऊपर जस्ट क्या है, यहाँ पर गैस है ये। तो अगर ये गैस इसके अंदर डिजोल्व हो गई सॉल्यूशन के अंदर, तो गैस अंदर सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाएगी, तो H प्लस की कंसंट्रेशन को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो ऐसा ना हो, वो H प्लस की कंसंट्रेशन चेंज ना हो, तो प्लेटिनम ब्लैक हम ऐसे, ठीक है, ब्लैक कलर का ही होता है इसलिए इसको प्लेटिनम ब्लैक बोलते हैं। ये प्लेटिनम ब्लैक हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो इसकी टेंडेंसी होती है वो जो एक्सेस में H2 गैस अगर डिजोल्व हो जाती है तो उसको क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्व कर लेता है, ताकि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, चेंज ना हो, ठीक है। तो बाकी सारा प्रोसेस क्या हो जाता है, बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। अब H प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो H2 गैस में कन्वर्ट होने लगता है। तो डायग्राम दोनों के लिए सेम रहता है, अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वही मैंने एक बार थोड़े से बताया। तो रिडक्शन हो रहा है, तो रिप्रेजेंटेशन की बात सेम वैसी है जैसे उसमें करा था, अब उल्टा कर देंगे। तो पहले वहाँ H2 से H प्लस में कन्वर्ट हो रहा था, अब यहाँ H प्लस से H2 से में हो रहा है, ठीक है। तो एक्वस इसके नीचे इसके अंदर कंसंट्रेशन मोलरिटी के फॉर्म में, गैस है तो इसका प्रेशर ATM के फॉर्म में, और अलग अलग क्योंकि फेस एक्वस अलग हो गया, गैस अलग हो गया, सॉलिड अलग हो गया, तो इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नस्ट इक्वेशन जब अप्लाई करेंगे तो ये लिखा सिंपल सा नस्ट इक्वेशन, E0R की वैल्यू जो कि रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। और Q की वैल्यू लिखनी है यहाँ से, तो Q की वैल्यू कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो आपके प्रोडक्ट में क्या है, H2 गैस है तो प्रेशर लिखेंगे ऊपर, और नीचे रिएक्टेंट में H प्लस की पावर 2 करके हम रिएक्टेंट लिखेंगे। तो वही चीज़ें मैंने लिखी,
एन की वैल्यू तो 2 होगी, यहाँ से दिखे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। क्यू प्रोडक्ट जो गैस के फॉर्म में तो H2 का प्रेशर, और ये H प्लस है तो H प्लस की कंसनट्रेशन पावर 2, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसकी वैल्यू IUPAC ने 0 मान ली तो वो 0 लिख देंगे। यहाँ से देखेंगे तो ER इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, जो कि हमें इसकी वैल्यू 0 होती है स्टैंडर्ड, वो लिख दी 0.059 डिवाइड बाई 2, n जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहा है, गेन हो रहे हैं, लॉग ऑफ PS2 अपॉन H+2, ठीक है, जो यहाँ से हमने वैल्यू लिखी। तो वापस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वो तो कितना रहेगा, 1 atm ही रहेगा स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो 1 लिख देंगे। और यहाँ पर ठीक है, फिर से इसको थोड़ा सा देखेंगे तो इस केस में ER एज इट इज़ है, ये 0 हट गया, नेगेटिव ऑफ 0.059, फिर लॉग 1 अपॉन H प्लस की पावर कितनी 2। जब H प्लस को क्या ले जाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा मैं, ठीक है, न्यूमरेटर में, तो नेगेटिव ऑफ 0.059 लॉग ऑफ H प्लस की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले आएंगे तो पावर चेंज हो जाएगी नेगेटिव, ये नेगेटिव लॉग ऑफ m रेज़ टू द पावर n सामने ले जाऊंगा तो यहाँ पे नेगेटिव 0.059, ठीक है, और नीचे 2 लिखना मैं भूल गया, इधर भी यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये तो आ गया। तो इसके नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय -2 लॉग ऑफ ये क्या H प्लस, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ER इज इक्वल्स टू 0.059 लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है। तो दिखने में बिल्कुल पहले जैसे लग रहा है, लेकिन अब यहाँ पर चेंज फर्क किसका आ जाएगा, साइन का, क्योंकि हमें पता है pH जो होता है वो नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ H प्लस होता है, नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ नेगेटिव उस वाले लास्ट ऑक्सीडेशन वाले फॉर्मूले में तो नेगेटिव बाय डिफॉल्ट आ रहा था, इसमें नेगेटिव है नहीं। तो अगर मेरे को pH के फॉर्म में लिखा है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ pH, दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो लॉग ऑफ H प्लस, तो लॉग ऑफ H प्लस के क्या लिख दूंगा, माइनस ऑफ pH, तो ER इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 0.059 pH। तो वही चीज़ मैंने क्या करा, बस डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब इसको ऊपर ले आएंगे तो -2 हो जाएगा, और वो पावर सामने आ जाएगी, वो यहाँ पे लिखा 2 से 2 कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और क्योंकि लॉग ऑफ H प्लस बचेगा, pH के फॉर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ 0.059 pH। तो ये फॉर्मूले SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए ध्यान रखना और रिडक्शन के लिए ध्यान रखना, दोनों के लिए सेम ही होता है, 0.059 मल्टीप्लाई बाई pH। बस ऑक्सीडेशन की बात करोगे तो पॉजिटिव होगा, और रिडक्शन की बात करोगे तो नेगेटिव होगा। तो एक बार इस लेक्चर को फिर से ध्यान से देख ले, क्योंकि इसमें हमने नर्स्ट इक्वेशन की बात करी, और पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक इक्वेशन है नर्स्ट इक्वेशन, उसी पे सारे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें कंप्लीट सेल के लिए, हाफ सेल के लिए मैंने बात कर लिया, और SHE की भी मैंने यहाँ पे बात कर ली। थैंक यू।